जी, मेरा नाम डॉक्टर हुसैन शराफत है और आज हम बात करेंगे एलोपेशिया के हवाले से, जिसे आम ज़ुबान में बालचर कहा जाता है। बालचर जो है ये आजकल बहुत ज़्यादा आम डिज़ीज़ है, ना सिर्फ मेल में बल्कि फ़ीमेल में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा आम है। एलोपेशिया की बेसिक रीज़न ये होती है कि जब आपका इम्यून सिस्टम डायरेक्ट आपके फॉलिकल हेयर्स पे अटैक करता है तो वहाँ पे एक पैच बन के वहाँ से हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है। और इसमें ये नहीं होता कि वहाँ पे हेयर्स की रूट्स मौजूद नहीं है। हेयर की रूट्स जो होती हैं वो मौजूद होती हैं। ऊपर वाली जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा टाइट होने की वजह से, सख्त होने की वजह से वो जो रूट्स हैं वो बाहर की तरफ नहीं आ रही होती। एलोपेशिया जो है इसकी ट्रीटमेंट बेहतर ये है कि आप अपना फूड जो है, आप अपना जो मील है उसको बैलेंस करें और अपनी खुराक के अंदर ऐसी चीज़ लेके आएँ कि जो आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करे। एलोपेशिया ऐसा नहीं है कि ये कोई लाइलाज मर्ज़ है। एलोपेशिया का बहुत आसान इलाज ये है कि आप ने वो जो एरिया है जहाँ पे पैच बना है, जहाँ से हेयर का लॉस हुआ है, उस जगह को आपने जिंक्शन वायलेट के साथ, ये एक बहुत कॉमन चीज़ है, हर मेडिकल स्टोर से मिल जाती है, जिंक्शन वायलेट के साथ उस जगह को आपने मसाज करके साफ़ करना है। जब आप साफ़ कर लें तो आपने 5 मिनट वेट करना है और वेट करने के बाद आपने डर्मोवेट डबल एन ये अप्लाई करनी है और उसे छोड़ देना है। और ये प्रोसेस आपका दिन के अंदर 3 दफ़ा आपने ये चीज़ साफ़ करके डर्मोवेट डबल एन को अप्लाई करना है। जब आपको रात सोने लगे उस वक्त आपने फिर से जंक्शन वायलेट के साथ उस जगह को, उस एरिया को साफ़ करना है। और साफ़ करके आपने हेयर मैक्स या मिनॉक्सिन साल्ट के अंदर कोई भी आपको स्प्रे मिलता है, इसकी 2 पफ आपने उस पैच के ऊपर लगानी है और उसके बाद मसाज नहीं करना, उसको ऐसे ही छोड़ देना है। ये ट्रीटमेंट आपका चलेगा 3 मंथ और इस ड्यूरेशन के अंदर 100% गारंटी है कि आपके हेयर रीग्रो करना शुरू हो जाते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर हुसैन शराफत है और आज हम बात करेंगे विटालिगो के बारे में। विटालिगो, जिसे आम ज़ुबान में हम बुलबेरी कहते हैं, जिसमें स्किन के ऊपर वाइट कलर के पैच बनते हैं, वो इंस्टेंटली बढ़ते जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता करके ये पूरी बॉडी पे फैल जाती है। विटालिगो जो है वो आपकी एज में किसी वक्त भी आपकी बॉडी पे अपीयर हो सकती है, लेकिन ज़्यादा जो चांसेस होते हैं वो 20 से 30 ईयर के दरमियान, इन बिटवीन ये चीज़ बहुत ज़्यादा फैलती है। विटालिगो का ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि लिप्स के नीचे, आइज़ के नीचे, आपकी नेक पे ये चीज़ ज़्यादा अपीयर होती है। बाकी बॉडी पे भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा जो चांसेस होते हैं वो इस जगह पे ये ज़्यादा अपीयर होती है। विटालिगो की बेसिक वजह ये होती है कि हमारी बॉडी के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसे हम मेलानिन कहते हैं। मेलानिन एक ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी को, हमारी आइज़ को ओरिजिनल कलर देती है। उसकी डेफिशिएंसी की वजह से ये चीज़ अपीयर होती है। विटालिगो 2 किस्म के होते हैं, सेगमेंटल और नॉन सेगमेंटल। सेगमेंटल विटालिगो ऐसा होता है कि जिसमें आपकी बॉडी के किसी एक साइड पे पैचेस बनते हैं और उसके अगेंस्ट दूसरी साइड पे पैच नहीं होते। और सेगमेंटल विटालिगो जो होता है, इसके ज़्यादा चांस होते हैं कि ये फेस पे और नेक पे ये चीज़ ज़्यादा अपीयर होती है। नॉन सेगमेंटल विटालिगो जो होता है, इसमें ये होता है कि बॉडी के इक्वल पार्ट्स पे, दोनों साइडों पे ये एक बैक वक्त फैलती है। और ज़्यादा चांस इसका ये होता है कि ये हाथों की ऊपर वाली साइड पे, दोनों हैंड्स पे ये अपीयर होती है और आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ती जाती है। विटालिगो के लिए बेहतर ये है कि आप डेली की रूटीन में कोशिश करें कि अपनी डाइट को बेहतर से बेहतर बनाएं। ऐसी चीज़ मत यूज़ करें जो आपके इम्यून सिस्टम के लिए बेहतर नहीं है।
हेल्दी फूड यूज़ करें। और ऐसा भी नहीं है कि ये चीज़ काबिल इलाज नहीं है, इलाज है इसका मेडिसिन भी और फोटोथेरेपी भी। मेडिसिन में आपने ये करना है कि एक क्रीम है जिसका नाम है एक्जिमस 0.1%। एक्जिमस को आपने सुबह के टाइम पैच के ऊपर लगाना है और लगाने के बाद आपने फोटोथेरेपी यानी सूरज की जो डायरेक्ट लाइट होती है उसके अंदर कम से कम 10 मिनट के लिए आपने उस पैच को रखना है। और ये ट्रीटमेंट आपका चलेगा 3 महीने के लिए और इस ड्यूरेशन के दौरान 100% ये होता है कि आपका विटेलिगो जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर हुसैन शराफत है। आज हम बात करेंगे मेलास्मा फ्रैकल के बारे में, जिसे आम ज़ुबान में छाइयाँ या स्याहियाँ कहा जाता है। ये मर्ज़ आजकल बहुत ज़्यादा आम है, ना सिर्फ ख़वातीन में बल्कि ये मर्ज़ आजकल मेल में भी बहुत ज़्यादा है। इसकी बेसिक रीज़न जो होती है वो आयरन डेफिशिएंसी या फिर सनबर्न जो होता है उसकी वजह से ये चीज़ प्रोड्यूस होती है, ये चीज़ फेस पे अपीयर होती है। और ऐसे पेशेंट जो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव पेशेंट होते हैं, डिप्रेशन वाले पेशेंट या स्ट्रेस वाले पेशेंट होते हैं, उनके फेस पे भी ये चीज़ अपीयर होती है। सबसे पहले एक बात आपको बताता चलूँ कि कुछ औरतें या फिर मेल पर्सन जो हैं इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ करते हैं अपने फेस पे और उसकी वजह से इंस्टेंट ग्लोइंग होने लगती है। 2-4 दिन में फेस आपका 100% क्लियर हो जाता है। लेकिन वो प्रोडक्ट छोड़ने के बाद आपको बहुत जल्द जो स्किन है पहले से ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसलिए सबसे पहले मैं मशवरा आपको ये दूंगा कि आपने कोई भी कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट है वो अपने फेस पे यूज़ नहीं करना। किसी तरह की कोई भी क्रीम जो है वो अपने फेस पे अप्लाई नहीं करना। आपने आयरन की मेडिसिन जो है और साथ कैल्शियम की मेडिसिन जो है वो आपने रेगुलर बेस पे 1 डेली टैबलेट आपने 3 मंथ के लिए यूज़ करनी है। आयरन डेफिशिएंसी के लिए सबसे बेहतर और इंतहाई सस्ती जो मार्केट के अंदर मेडिसिन है उसका नाम है सेंगोबियन कैप्सूल। सेंगोबियन कैप्सूल आप 1 डेली यूज़ करेंगे और साथ उसके टैबलेट CAC 1000 mg आप एक टैबलेट विद 1 गिलास ऑफ वाटर आप यूज़ करेंगे 3 महीने के लिए। और साथ में आपने ये करना है कि जब आप रात को सोने लगे उस वक्त ये क्रीम है बायोफिट क्रीम, आपने इसके अंदर विटामिन C की क्रीम जिसका नाम है आल सी या विटामिन C की कोई भी क्रीम हो, जैसे सिलेक्स है, आल सी है, स्किन सी है, कोई भी विटामिन C की क्रीम हो, आपने ये दोनों इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करनी है और अपने फेस पे आपने अप्लाई करनी है। और आपने सुबह उठने के बाद अपने फेस को एक्नीज फेयरनेस फेस वॉश से आपने अपने फेस को धो लेना है। उसके बाद आपने ये करना है कि सोलैरिस अल्ट्रा और फेयर एंड पिंक एक वाइट कम्प्लेक्शन का कॉम्बिनेशन है और साथ सोलैरिस अल्ट्रा SPF 60 सन ब्लॉक है। ये आपने दोनों मिक्स करना है और सुबह अपने फेस पे हल्का सा मसाज करके छोड़ देना है। ये ट्रीटमेंट आपका चलेगा कम से कम 3 महीने और 3 महीने ये ट्रीटमेंट करने से फ्रैकल और मेलास्मा आपका हमेशा के लिए गायब हो जाएगा और आपकी स्किन जो है वो फेयर हो जाएगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम बात करेंगे वाइटनिंग के हवाले से, डल जो कलर होता है उसके हवाले से या डबल टोन जो स्किन होती है उसके हवाले से। ऐसे लोग जिनको फील्ड में बहुत ज़्यादा काम होता है, बाइक पे बहुत ज़्यादा काम होता है, या ऐसी ख़वातीन जो टीचिंग कर रही होती हैं
उनका वॉकिंग डिस्टेंस जो होता है उसके दौरान जो यूवी रेज होती हैं, डायरेक्ट सनलाइट जो होती है उनके फेस पे जो है वो अफेक्ट करती है। उसकी वजह से डबल टोन स्किन का होना, कलर का डल हो जाना, यानी ऐसे पेशेंट की कंप्लेन होती है कि पहले जो है वो कलर बहुत ज़्यादा फेयर था लेकिन वक्त के साथ साथ कलर डल होना शुरू हो गया है। ऐसे पेशेंट एक तो अपनी डाइट के अंदर अपनी जो डाइट होती है उसको बैलेंस्ड करें और साथ जो विटामिन्स हैं वो यूज़ डेली रूटीन में करें, फ्रूट का इस्तेमाल करें और लिक्विड इनटेक जो है वो बहुत ज़्यादा करें। साथ में ऐसे पेशेंट के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आप डेली रूटीन में सन ब्लॉक जो मैंने अपनी पहले वाली वीडियो के अंदर बताया है, सोलारिस अल्ट्रा SPF 60, वो यूज़ करें डेली। और ऐसे पेशेंट की जिनकी स्किन सेंसिटिव है वो SPF 30 वाला यूज़ करें सेंसिटिव स्किन के लिए। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की तरफ जाएं, डबल टोन स्किन और डल कलर के हवाले से, कलर वाइट करने के हवाले से, तो सबसे बेहतर जो ट्रीटमेंट है इस वक्त मार्केट में वो है ग्लूटाथियोन। ग्लूटाथियोन क्रीम फॉर्म में भी है और टैबलेट फॉर्म में भी है, कैप्सूल फॉर्म में भी अवेलेबल है। एवनटॉन सी एक मेडिसिन है, एवनटॉन सी ग्लूटाथियोन प्लस विटामिन सी, ये इजीली अवेलेबल होती है हर जगह पे, हर केमिस्ट पे इजीली अवेलेबल होती है। एवनटॉन सी ये टैबलेट है, इसको एक सुबह और एक शाम यूज करना होता है खाने के दरमियान। जब भी अपनी स्किन को वॉश करना है आपने एक्नीज फेयरनेस फेस वॉश, एक्नीज फेयरनेस फेस वॉश, इसके अंदर मैंने जो पेशेंट थे फ्रैकल्स वाले, मेलास्मा वाले, उन पेशेंट को भी ये बताया था, ये आपने भी यूज करना है। एक्नीज फेयरनेस फेस वॉश इजीली अवेलेबल होता है हर केमिस्ट के ऊपर। और रात को जब सोने लगे, रंग ये याद रखें फ्रैकल्स के लिए नहीं है, ये ट्रीटमेंट है रंग को गोरा करने के लिए, डल जो हो जाता है कलर उसके लिए है। और डबल टोन स्किन जो होती है जिसमें स्किन का एक साइड जो होती है वो अलग कलर दे रही होती है और सेकंड साइड जो होती है वो अलग कलर दे रही होती है, ये उसकी ट्रीटमेंट है। इसके लिए आप एवनटॉन सी क्रीम रात को सोते वक्त आपने यूज करनी है और सुबह उठ के आपने एक्नीज फेयरनेस फेस वॉश से अपनी स्किन को धोना है और धोने के बाद आपने अपनी स्किन के ऊपर सोलारिस अल्ट्रा सन ब्लॉक लगाना है। ये 100% गारंटेड ट्रीटमेंट है कि डल हेयर को फेयर करने के लिए, रंग को गोरा करने के लिए, डबल टोन स्किन के लिए 100% गारंटेड रिजल्ट्स हैं इसके। और मैं आपको बताऊं, हमेशा याद रखें, मैं अपने हर पेशेंट को भी और आपसे भी, हर पेशेंट को भी बताता हूं और आपसे भी गुजारिश कर रहा हूं कि कभी भी आपको कोई भी, चाहे वो ब्यूटिशियन है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो केमिस्ट का कोई फार्मासिस्ट है, चाहे कोई भी शख्स आपको किसी चीज को कहे कि इंस्टेंट वाइटनिंग के लिए आप कॉस्मेटिक की ये प्रोडक्ट यूज करें, तो आप खुदारा अपनी स्किन के ऊपर कोई भी ऐसी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ना यूज करें, क्योंकि उसके अंदर स्टेरॉइड्स होने की वजह से आप अपनी स्किन को बहुत ज्यादा डैमेज कर लेते हैं, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट करने में भी आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। मैं जो आपको चीजें बता रहा हूं, इन चीजों का साइड इफेक्ट बिल्कुल ना होने के बराबर है। आपने अपनी डाइट को बैलेंस करना है। ऐसी चीजें जिनके अंदर कैल्शियम, आयरन ज्यादा है, वो चीजें आप ज्यादा यूज करें। लिक्विड इनटेक आप बहुत ज्यादा करें। साथ में जब भी बाहर निकलें आप सन ब्लॉक यूज करें, इंशाल्लाह कलर बहुत जल्दी फेयर होता है। ये ट्रीटमेंट आपकी चलेगी 3 महीने के लिए। और ये जो ग्लूटाथियोन है ये ना सिर्फ वाइटनिंग के लिए बल्कि बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है, इसके साथ स्किन रिपेयर भी होती है। ऐसे पेशेंट के जिनको अपने फेस पे खड्डे महसूस होते हैं, एक्नी के बाद महसूस होते हैं, या वैसे भी जिनकी स्किन बहुत ज्यादा रफ हो जाती है, स्किन के अंदर झुर्रियां आ जाती हैं, ये उसके लिए भी बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है। और इसका रेगुलर इस्तेमाल जो है स्किन को बहुत ज्यादा फेयर, और साथ इसके सबसे जो बेहतर चीज है वो विटामिन सी है। विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत जल्दी जो है वो बूस्ट अप करती है
और जब हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर होता है तो हमारे जिस्म के अंदर बहुत सी चीज़ें जो होती हैं वो ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का जो बटन है वो दबा दें ताकि मैं कोई भी नई वीडियो जो है वो अपलोड करूं तो आप उसे सबसे पहले देख सकें। अपनी दवाओं में याद रखना। डॉक्टर हुसैन शराफत। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम बात करेंगे एक्नी के हवाले से, ओपन पोर्स के हवाले से और एक्नी स्कार्स के हवाले से। एक्नी की जो रीज़न होती है वो बेसिक रीज़न ये होती है कि कुछ लोग जो हैं वो अपनी रूटीन में ऑयली फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रीट फूड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनके फेस पे एक्नी जो है वो बनना शुरू हो जाती है। दूसरी रीज़न ये होती है कि हम कोई केमिकल वाली चीज़ या फिर लोकल प्रोडक्ट जो होती हैं उससे अपने फेस को धो रहे होते हैं, और धोने के बाद फिर हम जिस चीज़ से अपने फेस को साफ़ कर रहे होते हैं वो जरासीम से पाक नहीं होती और उसके अंदर जरासीम मौजूद होते हैं जो हम डायरेक्टली फेस पे अप्लाई करते हैं, तो जिसकी वजह से फेस पे पिंपल्स और एक्नी बनना शुरू हो जाते हैं। थर्ड इसकी रीज़न ये भी है कि ओपन पोर्स जो है स्किन के अंदर होने की वजह से जो सीबम है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और हमारी इंटरनल जो स्किन से ऑयल है वो हमारी बाहर वाली स्किन पे आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन सेंसिटिव होने लगती है और सेंसिटिव स्किन होने की वजह से पिंपल्स और एक्नी बनना शुरू हो जाती है। इसकी ट्रीटमेंट हम सबसे पहले जो है वो अपनी फेस से ऑयल ख़त्म करते हैं और ओपन पोर्स जो हैं उनको क्लोज करते हैं। ओपन पोर्स को क्लोज करने के लिए मार्केट में अवेलेबल है एस्ट्रिंजेंट। ये एक लिक्विड होता है, सैलिसिलिक एसिड इसका साल्ट होता है। ये मुख्तलिफ कंपनियां इसको बनाती हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये है एस्ट्रिंजेंट, ये आपने यूज़ करना है। लिक्विड फॉर्म में होता है ये। आपने सॉफ्ट टिश्यू या कॉटन रोल जो होता है उससे आपने अपनी फेस को इससे साफ़ करना है और ये प्रोसेस आपने दिन में सिर्फ एक दफ़ा करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। सेकंड, जब भी आपने अपनी स्किन को वॉश करना है तो हमेशा याद रखें अपनी स्किन को आपने एक्नीज क्रीमी फेस वॉश से आपने अपनी स्किन को साफ़ करना है। एक्नीज क्रीमी फेस वॉश ये हर अच्छे मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल होता है। इससे आप अपनी स्किन को साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद आपने अपनी स्किन पे क्लाइसिन टी लोशन, क्लेंडामाइसिन इसका साल्ट है, किसी भी कंपनी का ले लें, लेकिन बेहतर डेलासिन टी और क्लाइसिन टी लोशन होता है। ये आप फिंगर टिप पे आपने लगाना है। लिक्विड बेस्ड होता है ये, आपने अफेक्टेड एरिया पे लगा देना है और दिन में ये प्रोसेस आपने 2 दफ़ा करना है 12 वाली, यानी 12 घंटे के बाद। बहुत एक्नी सीवियर किस्म की हो तो आपने एक एंटीबायोटिक एजोमैक्स 500 mg 5 डेज के लिए लेना है और 5 डेज के बाद आपने एक कैप्सूल एक दिन छोड़ कर लेना है। एक माह के लिए पहले 5 दिन एक कैप्सूल और 5 दिन के बाद एक कैप्सूल छोड़कर 1 महीने के लिए। और साथ जब आप रात को सोने लगे उस वक्त आपने फेक्सेट 120 mg एंटी एलर्जी एक टैबलेट ज़रूरी लेनी है, क्योंकि बाद दफ़ा इरिटेशन हो रही होती है, एलर्जिक जो होती है कंडीशंस होती हैं वो उसकी वजह से फेस के ऊपर जो एक्नीज होती हैं वो अपीयर होना शुरू हो जाती है। एक टैबलेट फेक्सेट 120 mg आपने डेली लेनी है। यहाँ पे एक मैं बात ऐड करता चलूँ कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इलाज करवाने के बाद भी उनकी एक्नी जो है वो पिंपल्स जो हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे होते। तो ऐसे पेशेंट अपनी इस ट्रीटमेंट से एजोमैक्स को स्किप करें और इसकी जगह आप ओराटिन 20 mg ऐड करें। ओराटिन 20 mg आइसोट्रिटिनोन कैप्सूल है। ये आइसोट्रिटिनोन जो है वो मुख्तलिफ ब्रांड में आता है, मुख्तलिफ नाम से आता है, एरिनोन के नाम से आता है, आइसोजेम के नाम से आता है। ये जो मैंने आपके सामने रखा है ओराटिन 20 mg, ये भी आइसोट्रिटिनोन है। आप ये यूज़ कर लें या किसी भी कंपनी का यूज़ कर लें, 1 डेली आपने यूज़ करना है और ये ट्रीटमेंट आपकी चलेगी 3 महीने। 3 महीने के अंदर आपका ओपन पोर्स कंप्लीट तौर पे ब्लॉक हो जाएंगे। आपकी स्किन के ऊपर जो ऑयल आता है ऑयल आना बंद हो जाएगा।
एक्नी जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। और लास्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेशेंट को एक्नी ख़त्म होने के बाद एक्नी के स्पॉट जो होते हैं वो रह जाते हैं। एक्नी एक निशान होता है वो रह जाता है। तो ऐसे पेशेंट ने एक तो लिक्विड का इंटेक जो है वो बहुत ज़्यादा करना है, जितना हो सकता है लिक्विड का यूज़ करें। और साथ इसी कंपनी का जो एक्नीज मैंने आपको फेस वॉश दिखाया, इसका एक्नीज स्कार केयर क्रीम आती है, वो आपने दिन में 2 दफ़ा यूज़ करनी है। एक्नी के जो स्कार होते हैं वो 100% गारंटेड ख़त्म हो जाते हैं। लिक्विड इनटेक अपना अच्छा करें, अपनी डाइट को बैलेंस करें, स्ट्रीट फूड, ऑयली फूड जो है और ये बिल्कुल कोशिश करें कि इसका इस्तेमाल ना करें। और मुंह धोने के बाद कोशिश करें कि टॉवल का यूज़ मत करें। बेहतर तो ये है कि अपने फेस को ऐसे ही रहने दें ताकि आपका फेस जो है वो उसके ऊपर से जो पानी है वो कुदरती तरीके से सूख जाए, आपको कोई टॉवल यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर फिर भी आपको जल्दी है तो आप उसके लिए टिशू रोल यूज़ कर सकते हैं। टिशू आपने, लेकिन वो भी आपने स्किन के ऊपर रगड़ कर यूज़ नहीं करना, आपने स्किन पे उसे दबा के रखना है, जो आपका लिक्विड है वो एब्जॉर्ब कर ले अपने अंदर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम बात करेंगे हेयर फॉल के हवाले से। हेयर फॉल जो है आजकल बहुत ज़्यादा आम है, ना सिर्फ ख़वातीन में बल्कि ये चीज़ मर्दों में भी बहुत ज़्यादा आम है। हेयर फॉल जो है उसकी रीज़न डिप्रेसिव पेशेंट जो होते हैं, डिप्रेशन जिन पेशेंट को होता है वो भी एक रीज़न होती है। और ऐसे पेशेंट के जिनको विटामिन डेफिशिएंसी होती है, जिंक डेफिशिएंसी होती है, उन पेशेंट का भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। तीसरी इसकी सबसे बड़ी जो रीज़न है वो ये है कि एक नॉर्मल रूटीन के अंदर आप लोग जो अपना शैम्पू यूज़ कर रहे होते हैं या ऑयल यूज़ कर रहे होते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ठीक नहीं होते या फिर वो ओरिजिनल कंपनी का नहीं होता। तो कोशिश करें कि अपनी डेली रूटीन के अंदर जो आप चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसकी जांच ज़रूर करें कि क्या ये चीज़ मेरे हेयर के लिए बेहतर है या नहीं। कोशिश करें अपने हेयर को ऊपर नॉन केमिकल जो चीज़ें हैं वो अप्लाई करें, केमिकल जो है वो अप्लाई ना करें। हेयर डाई ऐसा यूज़ ना करें जिसके अंदर अमोनिया बहुत ज़्यादा होती है। और कोशिश तो ये की जाए कि हेयर डाई किया ही ना जाए। अगर आप लोग करते हैं तो अमोनिया फ्री हेयर डाई करें, और वो भी अच्छी कंपनी का। हेयर फॉल को स्टॉप करने के लिए आपने ये करना है कि टैबलेट बायो जिंक, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। बायो जिंक टैबलेट है ये। बायो जिंक टैबलेट आपने 1 डेली लेनी है फॉर 3 मंथ। सेकंड, आपने ये करना है कि एक नॉर्मल आम रूटीन में ये चीज़ें आपको हर जगह से मिल जाती हैं। ओलिव ऑयल, सेकंड ये है कैस्टर ऑयल, थर्ड है आलमंड ऑयल, और फोर्थ आपने इसके अंदर यूज़ करना है मस्टर्ड ऑयल, जिसे हम सरसों का तेल कहते हैं। ये आपने इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करना है, और इसके साथ आपने 5 कैप्सूल विटामिन ई 600 mg इसके अंदर ऐड करने हैं। और डेली रूटीन में आपने सुबह हेयर को वॉश करने के बाद इसे यूज़ करना है। अब बारी आती है कि हमने हेयर वॉश किस चीज़ से करना है। आपने अपने हेयर को वॉश करना है फेटोनिक मैक्स शैम्पू से, रेगुलर करना है। और अगर फेटोनिक मैक्स आप शैम्पू यूज़ नहीं कर सकते तो आप जो है वो जॉनसन्स बेबी जो शैम्पू है उससे भी आप अपने हेयर को वॉश कर सकते हैं। थर्ड, आपने ये करना है कि बहुत ज़्यादा जो हेयर फॉल हो रहा होता है या पैचेस बन जाते हैं, उसके लिए आपने रात को सोते वक्त 2 पफ हेयर मैक्स या मिनॉक्सिडिल साल्ट के अंदर कोई भी आप ले लें स्प्रे, ये आपने यूज़ करना है। और ये आपकी ट्रीटमेंट चलेगी 3 महीने के लिए, और 100% गारंटेड जो है। इससे बालों में जो खुश्की होती है वो भी ख़त्म होती है, जो हेयर फॉल हो रहा होता है वो भी ख़त्म होता है, और साथ में जो बाल जिन लोगों के अमूमन ख़वातीन के लंबे नहीं हो रहे होते वो भी बढ़ते हैं और सिल्की और सॉफ्ट होते हैं। थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे डार्क सर्कल के हवाले से कि डार्क सर्कल की बेसिक रीज़न क्या होती है और डार्क सर्कल हमारी आइज़ के नीचे अपीयर क्यों होते हैं। डार्क सर्कल की बेसिक रीज़न जो है उनमें से एक रीज़न ये है कि ऐसे पेशेंट के जो रात को सोते नहीं हैं, जो अपनी नींद को पूरा नहीं करते, उनकी आइज़ के नीचे ये चीज़ अपीयर होती है। और मैंने बाज़ पेशेंट को देखा है कि उनका कहना यह होता है कि जी हम रात की बनिस्बत दिन को अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। और ये बात याद रखें कि एक ह्यूमन बॉडी के लिए रात को कम से कम 6 घंटे सोना इंतहाई ज़रूरी होता है। दूसरा, ऐसे पेशेंट जो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव पेशेंट होते हैं, डिप्रेशन होता है जिनको, या फिर बात बात पे रोते हैं, रूटीन में बहुत ज़्यादा रोते हैं, उनको भी ये चीज़ अपीयर होती है। और तीसरा, ऐसे पेशेंट जिनका HB लेवल जो है वो कम होता है, आयरन डेफिशिएंसी होती है, उनको भी ये चीज़ अपीयर होती है। इसका आसान इलाज ये है कि डेली रूटीन के अंदर मल्टीविटामिन जो स्पेशली फॉर हेल्दी स्किन, हेयर और नेल्स के लिए होता है, वो 1 डेली यूज़ करें पर 3 मंथ। साथ में अपनी नींद को पूरा करें। और दूसरा, कोशिश करें कि जो डिप्रेशन है उसको कम किया जाए, कम, और कोशिश की जाए कि उसको ख़त्म किया जाए। साथ में आपने करना यह है कि जब आप लोग रात को सोने लगें उस वक्त आपने 2 पीस लेने हैं कटे हुए कोकम्बर के। जैसे हम सैलेड में यूज़ करते हैं 1 पीस कटा हुआ, ऐसे आपने 2 पीस उठाने हैं और अपनी आइज़ पे रखने हैं कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए। और उसके बाद आपने 2 से 3 मिनट वेट करना है। आइज़ को आपने साफ़ करके आपने आइज़ के नीचे आई रोल ऑन यूज़ करना है। आई लाइट रोल ऑन, ये हर मेडिकल स्टोर से मिल जाता है। आई लाइट रोल ऑन सुबह तक आपने इसे छोड़ देना है। और सुबह जब आप अपने बेड से उठें और बेड पे आप बैठे हुए ही अपनी दोनों हथेलियां जो हैं इनको इतने ज़ोर से रब करें कि आपको फील हो जाए कि जब ये गर्म हो गई हैं तो आपने ये दोनों हथेलियां अपनी आइज़ के ऊपर रखनी है। और ये प्रोसेस आपने कम से कम जो है वो 8 से 10 बार रिपीट करना है। और ये आपकी ट्रीटमेंट जो है ये 3 महीने के लिए है। और इस 3 महीने की ड्यूरेशन में 100% गारंटेड रिजल्ट होते हैं कि फेस से जो डार्क सर्कल हैं वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे अनवांटेड फेशियल हेयर के हवाले से। अनवांटेड फेशियल हेयर दैट ग्रो ऑन अ वुमन बॉडी and face is a result of hirsutism। अमूमन ये होता है कि ख्वातीन के जिस्म पे बाल होते हैं, नेचुरली होते हैं, लेकिन होता ये है कि वो बहुत लाइट कलर होता है उनका, वो फेयर किस्म के बाल होते हैं। लेकिन अनवांटेड फेशियल हेयर जो हिर्सुटिज्म की वजह से पैदा होते हैं वो आम बालों की तरह नहीं होते। उनका जो कलर होता है वो बहुत गहरा होता है। आम जो यूजुअली स्किन के ऊपर हेयर जो ऑलरेडी मौजूद होते हैं वैसा नहीं होता। हिर्सुटिज्म की बेसिक रीज़न क्या है? हिर्सुटिज्म की सबसे बड़ी रीज़न जो है वो है PCOS। PCOS का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवरिन सिंड्रोम। ये एक सिस्ट होती है जो ओवरी के अंदर हार्मोन्स को डेवलप होने के अंदर अफेक्ट करती है। जब ये हार्मोन्स लेवल की प्रोडक्शन पे अफेक्ट करती है तो इसकी रीज़न क्या बनती है कि पेशेंट के अंदर इनफर्टिलिटी यानी बच्चे ना पैदा करने की सलाहियत। दूसरा, पेल्विक पेन, ऐसी ख्वातीन को पेट के अंदर दर्द ज़्यादा फील होता है, अमूमन रहता ही है। ऐसी ख्वातीन को सर का दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, हेडेक ही रहती है।
वेट बहुत ज़्यादा ऐसी औरतों का बढ़ता है, और वेट इस कंडीशन में बढ़ता है कि लोअर बॉडी जो होती है वो नॉर्मल होती है और अपर बॉडी जो होती है उसका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है, स्लीप डिसऑर्डर होने लगती है। ये PCOS जो है काज करता है हेयर सूटिज्म, और हेयर सूटिज्म की वजह से जो ख्वातीन होती हैं उनके अंदर प्रोडक्शन होने लगती है अनवांटेड फेशियल हेयर। हेयर सूटिज्म की वजह से जो ख्वातीन को बाल आते हैं स्किन के ऊपर, वो अमूमन फेस के ऊपर, नेक के ऊपर, चेस्ट के ऊपर, लोअर एब्डामन जो हेयर होते हैं वहाँ पे इसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। अनवांटेड फेशियल हेयर की एक और रीज़न भी है, मेल हार्मोन जिसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं या एंड्रोजन कहते हैं, उसकी ज़्यादती होने की वजह से भी हेयर ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। और इसमें जो हेयर की ग्रोथ होने लगती है वो ज़्यादा जो है वो फेस पे होता है, जैसे मेल के अंदर दाढ़ी होती है, ऐसे औरतों के अंदर बाल निकलना शुरू हो जाते हैं। अनवांटेड फेशियल हेयर की ट्रीटमेंट करने के लिए ख़वातीन या तो वैक्स करवाती हैं या थ्रेडिंग करवाती हैं या फिर लेज़र करवा लेती हैं। मैं इन तीनों तरीक़ाकार को नहीं मानता, मैं इनको ठीक से तसव्वुर नहीं करता। जब आप वैक्स करवाते हैं या थ्रेडिंग करवाते हैं तो ये ट्रीटमेंट नहीं है, रूट्स मौजूद होती हैं और ऊपर से आप लोग बाल उतार लेते हैं। रूट से पहले से जो बाद में आने वाला बाल होता है वो पहले से बहुत पावरफुल होता है, और आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोसेस करते हुए पूरे फेस के ऊपर लाइक अ मैन पूरे फेस पे बाल वाज़ेह नज़र आना शुरू हो जाते हैं। लेज़र जो करवाते हैं, लेज़र करवाने से ये है कि बाल रिमूव होते हैं, लेकिन स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है कि आप लोग जो है हल्की सी लाइट के अंदर, जो सनलाइट डायरेक्ट होती है उसके अंदर जाएंगे, आपका फेस जो है उसके अंदर बर्निंग शुरू हो जाती है, रेड होना शुरू हो जाता है। अदर बहुत सी ऐसी कंडीशन होती हैं कि जिसमें फेस की कंडीशन होती हैं कि जिसमें आपकी स्किन सेंसिटिव होने की वजह से बहुत जल्दी जो है आपकी स्किन खराब होती है। मैं तो रिकमेंड करूंगा जी, सबसे पहली जो ट्रीटमेंट है आप वो लेडी डॉक्टर के पास जाके अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, हार्मोनल जो ट्रीटमेंट है इसकी ट्रीटमेंट करवाएं, PCOS की ट्रीटमेंट करवाएं, ये सबसे बेहतर है। और सेकंड इसकी ट्रीटमेंट ये है कि ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है क्रीम है, इसका DP-less नाम है। ये आप दिन में 2 दफ़ा जिस जगह पे हेयर्स हैं हल्का सा मसाज करके यूज़ करें। 3 महीने का इसका ट्रीटमेंट होता है। बाल लाइट होने के साथ साथ गिरना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इसमें आपने हार्मोनल डिसबैलेंसिंग फंक्शन जो होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिसबैलेंस हुआ है, वो आप लाजमी ट्रीटमेंट लें। कोशिश करें कि अपने वेट को कम करें। ऐसे पेशेंट को जो एक्नी होती हैं वो बहुत ज़्यादा बनती हैं, वेट बहुत जल्दी से बढ़ता है, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हो जाती हैं, हेडेची होने लगती है, पेल्विक पेन होना शुरू हो जाता है, इनफर्टिलिटी जैसी जो कंडीशन होती है, इनफर्टिलिटी कॉज करती है। ये एक औरत के लिए बहुत बड़ा मसला होता है। तो उसमें ये नहीं है कि आपके हेयर जो हैं वो फेस से चले जाएं, बल्कि ऐसी जो बीमारियां हैं, ऐसी डिजीज़ जो हैं PCOS काज करता है, उसकी ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होती है। और साथ में बर्थ कंट्रोल जो मेडिसिन होती हैं वो यूज़ करने से भी, जिसे फेमिला 28 या नोवाडोल कहा जाता है, वो बहुत सूटेबल रहती हैं। या सेकंड जो ऐसी मेडिसिन हैं जो एंड्रोजन लेवल को कम करती हैं,
वो भी यूज़ करने से ये आपको बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट मिलता है हेयर को लॉस करने के लिए। लेकिन सबसे बेहतर मैं आप लोगों को रिकमेंड ये करूँगा कि पहले गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाकर या मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाकर आप PCOS की ट्रीटमेंट लें। हार्मोनल फंक्शन आपका बेहतर होगा, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल बेहतर होगा, तो आपके हेयर जो हैं फेस से अनवांटेड फेशियल हेयर जो फेस पे हैं या बॉडी पे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। साथ औरतों के अंदर इनफर्टिलिटी जैसी रीज़न जो है ये बहुत एक कॉन्शियस सिचुएशन होती है, साथ में उसकी ट्रीटमेंट करवाएं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम बात करेंगे सेबोरिक डर्माटाइटिस के हवाले से कि सेबोरिक डर्माटाइटिस क्या होता है, इसकी रीज़न क्या होती हैं और इसकी ट्रीटमेंट क्या है। सेबोरिक डर्माटाइटिस को हम सेबोरिक एक्जिमा के नाम से भी जानते हैं और आम जुबान में इसे खुश्की या सिकरी कहा जाता है। सेबोरिक डर्माटाइटिस एक परेशान करने वाली बीमारी है। ये एक ऐसी डिज़ीज़ है कि जिसमें सर के बालों के अंदर, दाढ़ी के बालों के अंदर, मूंछों के बालों के अंदर और बॉडी के किसी भी पार्ट पे खुश्की बनना शुरू हो जाती है और वो बाकायदा तौर पे नज़र आने लगती है। और जब हम किसी फंक्शन में जाते हैं और या इसके अलावा किसी भी पार्टी में जाते हैं तो वो हमारे शोल्डर पे, हमारे कपड़ों पे बाकायदा गिरी हुई नज़र आ रही होती है और इंसान बहुत शर्मिंदगी महसूस करता है। सेबोरिक डर्माटाइटिस ख़वातीन के अंदर ये चीज़ ज़्यादा होती है। उसकी रीज़न ये होती है कि ख़वातीन जब अपने हेयर्स को वॉश करती हैं तो अपने हेयर को ड्राई किए बगैर वो बांध देती हैं। बहुत ज़्यादा स्किन का आयली होना, पसीना जिन पेशेंट को बहुत ज़्यादा आता है उनको, या फिर बालों को जो ड्राई किए बगैर गीला ही बांध देना, उससे सेबोरिक डर्माटाइटिस की वजह ज़्यादा हो सकती है। सेबोरिक डर्माटाइटिस को ख़त्म करने में सबसे बेहतर जो ट्रीटमेंट है वो है कुनाज लोशन। कुनाज लोशन मैं आपको दिखा देता हूँ। कुनाज लोशन जो है ये आपने हफ्ते में 3 दफ़ा अपनी हेयर्स की जो रूट्स हैं वहाँ पे अप्लाई करना है और 20 मिनट आपने वेट करना है। वेट करने के बाद आपने इसी से अपने हेयर को वॉश कर लेना है और वॉश करने के बाद आपने अपने हेयर्स को खुश कर लेना है। खुश करने के बाद आप कोई भी अच्छा सा जो ऑयल होता है वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने पिछली एक वीडियो में हेयर फॉल की वीडियो में कुछ ऑयल्स बताए थे जिसमें ओलिव ऑयल, आलमंड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल और कैस्टर ऑयल है इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके। लेकिन इसके अंदर इवियान 600 mg के 5 कैप्सूल आपने ज़रूरी डालने हैं, मिक्स करने हैं। वो आप हेयर ड्राई करने के बाद आप वो अप्लाई कर लें। रेगुलर आप जो यूज़ करेंगे वो आपका शैम्पू जो सामने आपको नज़र आ रहा है फेटोनिक मैक्स, ये आपने रेगुलर यूज़ करना है। इसके अलावा और कोई शैम्पू आपने अप्लाई नहीं करना। और अगर कुछ ऐसे पेशेंट जिनको बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म का सेबोरिक डर्माटाइटिस है तो वो इन 2 चीज़ों के साथ एक टैबलेट है जिसका नाम है स्पाइक, SPIKE, स्पाइक 200 mg टैबलेट होती है। एक सुबह और एक शाम 1 महीने के लिए यूज़ करेंगे, इंशाल्लाह हमेशा के लिए सेबोरिक डर्माटाइटिस जो होता है वो गायब हो जाएगा। सेबोरिक डर्माटाइटिस से आपको निजात मिल जाएगी। और कोशिश करें कि अपनी जो डाइट है उसको आप नॉर्मल करें। अपनी डाइट जो है उसके अंदर विटामिन्स, आयरन और कैल्शियम वाली जो चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। जिंक वाली चीज़ें जो होती हैं उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। अपनी जो डेली की रूटीन है आपकी ग़िज़ा की, उसे आप कोशिश करें कि लाइट रखें। ज़्यादा जो स्पाइसी फूड्स होती हैं, स्ट्रीट फूड होती हैं, कोशिश करें कि उनसे आप अवॉइड करें। इंशाल्लाह ये जो सेबोरिक डर्माटाइटिस है ये बहुत जल्द जो है वो आपके जिस्म से ख़त्म हो जाएगा। सब्सक्राइब करें चैनल को और साथ जो बटन है बेल आइकन का वो दबा दें ताकि मेरी जो भी वीडियो आती है वो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम बात करेंगे हेड लाइस के हवाले से। हेड लाइस जो है एक स्मॉल इंसेक्ट होता है जो बालों की रूट्स में पाया जाता है।
इसका नानो जो साइज़ है वो स्ट्रॉबेरी के बीज जैसा होता है, और ये ऐसे इंसेक्ट्स हैं कि जो बहुत जल्दी से ग्रो करते हैं, बहुत जल्दी से फैलते हैं, इनकी तादाद बहुत जल्दी से फैलती है। ये अमूमन जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये एक ट्रांसफ़र डिजीज़ होती है। एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट के अंदर मिल के बैठने से, एक दूसरे का जो हेयर कम होता है वो यूज़ करने से, टवल यूज़ करने से, हेडफोन यूज़ करने से, अपाई यूज़ करने से ये चीज़ जो है वो ट्रांसफ़र होती है, और अमूमन ये चीज़ बच्चों में ज़्यादा होती है। अडल्ट्स के अंदर भी पाया जाता है, लेकिन अडल्ट्स के अंदर इसकी रीज़न जो है वो बच्चों से ज़रा मुख्तलिफ होती है। बाज़ दफ़ा लोग जो हैं वो अपने हेयर को साबुन से वॉश कर रहे होते हैं या किसी शैम्पू से भी वॉश कर रहे होते हैं, तो क्लियर वॉश नहीं करते अपने बालों से, ताकि वो शैम्पू या जो साबुन है वो बालों के अंदर रहे नहीं। वो बाज़ दफ़ा रहने की वजह से बाल गीले जो होते हैं लेडीज़ वो उसी तरह बांध देती हैं, और बाज़ जो पेशेंट होते हैं वो अपने बालों को बहुत देर तक नहीं धोते, यानी उसका वीक तक, 10 दिन तक, 12 दिन तक लोग अपने हेयर को जो है वो साफ़ नहीं करते। या फिर ऐसे लोग जो मज़दूर टाइप लोग होते हैं, उनके बालों के अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट जा रही होती है, लेकिन वो वॉश नहीं करते, गंदगी की वजह से ये बहुत ज़्यादा फैलती है। ये अपनी खुराक जो है वो डायरेक्ट जो है वो ब्लड से ले रही होती हैं। इसका पेशेंट वीक होना शुरू हो जाता है, इसके इचिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है, पेशेंट बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस फील करता है। तो इसके लिए जो घर के अंदर अमूमन शैम्पू या लोशन यूज़ किया जाता है, और हत्ता कि इतना ख़तरनाक किस्म के पाउडर भी यूज़ किए जाते हैं, केमिकल, जो इंतहाई नुकसानदेह हैं। इसका आसान इलाज ये है, और ये इलाज ऐसा है कि ये टैबलेट जो है ये यूज़ करने के बाद अगर ट्रांसफ़र नहीं होती लाइस, तो इसका बहुत कम चांस होता है कि ये दोबारा से ग्रो करे। इसके लिए ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है टैबलेट है एवरमाइट टैबलेट जो हैं ये 3 साल से 6 साल के जो बच्चे हैं वो एक टैबलेट पर वीक के हिसाब से लेते हैं, और 6 साल से 12 साल के जो बच्चे हैं वो 2 टैबलेट पर वीक के हिसाब से, और 12 साल से बड़ी जो उम्र के बच्चे हैं वो 3 टैबलेट पर वीक के हिसाब से, लेकिन 4 वीक्स जो है ये यूज़ करनी है, यानी महीने में 4 दफ़ा, और पिछले में 4 दफ़ा आपने यूज़ करनी है। 3 टैबलेट पर वीक के हिसाब से आपने यूज़ करनी है, और इसका बेनिफिट ये है कि दोबारा से हेड लाइस की प्रोडक्शन जो है वो नहीं होती। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी डॉक्टर हुसैन शराफत। आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने लगा हूँ ये एक इंतहाई अहम टॉपिक है। जैसा कि इस वक्त हर बंदा जो है वो परेशान है कोरोना वायरस को लेकर, और इससे बड़ी परेशानी लोगों के लिए ये होती है कि जहाँ पे भी इसकी कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाई जाती है, या कोई लिटरेचर दिया जाता है, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है, तो उसमें मेडिकल लैंग्वेज इतनी ज़्यादा यूज़ होती है कि जो आम आदमी है उसकी समझ में नहीं आता, और वो उसको समझने के लिए इस तजस्सुस में ही रहता है कि बेसिकली ये चीज़ है क्या, और ये किस चीज़ को जो है वो कहाँ पे ये इन्फेक्टेड होती है, और क्या हमारे जिस्म पे इसके नुकसानात हैं, कैसे इसको ट्रीट किया जाए, और कैसे जो है इससे बचा जाए। कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो हमारा पल्मोनरी सिस्टम और हमारा रिस्पायरेटरी जो सिस्टम है उसके ऊपर इसका अटैक होता है, यानी हमारे लंग्स और जो सांस लेने वाली नालियाँ होती हैं इसके ऊपर ये हमला करता है, वहाँ पे इन्फेक्शन फैलाता है, जिसके नतीजे में पेशेंट जो होता है उसको गले के अंदर दर्द महसूस होता है, ज़ुकाम भी होता है, सांस के अंदर तंगी महसूस होती है। कुछ पेशेंट जो होते हैं उनका टेस्ट जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, जो स्मेल होती है वो भी कंप्लीट तौर पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। बॉडी पेन बहुत ज़्यादा होता है, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ये जो जितने भी सिम्टम मैंने बताए हैं ज़रूरी नहीं है कि वो हर पेशेंट के अंदर
मौजूद हों। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर मुख्तलिफ किस्म के सिम्टम होते हैं, इनमें से कोई एक सिम्टम भी हो सकता है और मे बी इनमें से कोई सिम्टम भी ना हो, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम पावरफुल होने की वजह से इम्यून सिस्टम जो है उसको सपोर्ट कर रहा हो, उसकी बॉडी को अभी तक वायरस ने डैमेज नहीं किया होगा। कोरोना वायरस जो है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते कि कोरोना वायरस मौजूद नहीं है। कोरोना वायरस 100% मौजूद है और बहुत से लोग इनसे जो है वो इन्फेक्टेड हो रहे हैं। लेकिन एक बात से मेरा इख्तलाफ है कि कोरोना वायरस को जितना ख़तरनाक समझा जा रहा है या जितना लोगों को इससे डराया जा रहा है, लोगों को डिप्रेशन का मरीज़ बनाया जा रहा है, वैसा ये नहीं है। कोरोना वायरस एक ऐसी डिजीज़ है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने क्लिनिक के ऊपर राउंड अबाउट 50 से ज़्यादा पेशेंट जो है उनको ट्रीट किया और अल्हम्दुलिल्लाह के वो 50 में से जो 50 पेशेंट हैं वो सेहतियाब हुए हैं और उनमें से राउंड अबाउट 30 पेशेंट ऐसे हैं कि जिनका ये टेस्ट जो है वो कोरोना वायरस का पॉजिटिव था, लेकिन उन्होंने किसी तरह का इनमें से कोई सिम्टम भी जो है वो फील नहीं किया। इवन को वो सेफ्टी के साथ अपने काम पे भी जाते रहे थ्रू जो है बिटवीन कोरोना वायरस टेस्ट इज पॉजिटिव। कोरोना वायरस जो है, जब किसी पेशेंट को इनमें से कोई भी जो सिम्टम हो तो अपने आप को फैमिली में से अलहदा कर लें। ठंडा पानी जो है उसका इस्तेमाल ना करें और जितनी भी चिकनाई वाली चीज़ें होती हैं, खट्टी चीज़ें होती हैं, उनका इस्तेमाल ना करें। नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है और लिक्विड इनटेक आपका बहुत ज़्यादा होना चाहिए और स्टीम जो है दिन में कम से कम 5 से 6 दफ़ा आपने जो है वो स्टीम लेनी है। दूसरा, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अगर घर पे मेडिसिन लेना चाहते हैं तो आपके लिए इजी ये है कि आप कैप्सूल सेफ्सपान 400 mg CEFSPAN सेफ्सपान 400 mg 5 कैप्सूल का ये पैक होता है, आपने 1 डेली लेना है। साथ आपने टैबलेट लेनी है माइटिका MYTAK माइटिका 10 mg, एक टैबलेट रात को। साथ आपने टैबलेट लेनी है पेनाडोल, एक टैबलेट 3 टाइम, और अगर बुखार ज़्यादा हो तो आपने टैबलेट लेनी है 2। साथ आपने टैबलेट लेनी है निम्स NIMS निम्स 100 mg, एक टैबलेट सुबह शाम। साथ आपने टैबलेट लेनी है सरबेक्जी एक टैबलेट जो है आपने वो डेली लेनी है। अपना जितना भी आपका डेली का जो रूटीन वाइज आप लोग अपनी डाइट लेते थे, कोशिश करें उसको डबल कर लें। जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि आपका इम्यून सिस्टम पावरफुल होगा तो ये बहुत जल्दी यानी विद इन 5 डेज आप लोग रिकवर कर लेते हैं। दवाओं में याद रखिएगा, वीडियो बनाने का मकसद ये था कि लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस हो कि कोरोना वायरस इतना ख़तरनाक नहीं है, इसको घर के अंदर हम लोग ट्रीट कर सकते हैं और इसमें पेशेंट जो होता है वो 100% जो है वो सर्वाइव करता है। अस्सलाम वालेकुम जी, आज एक नई वीडियो के साथ आपके लिए हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे वर्ड्स और कॉर्न के हवाले से, जिसे आम ज़ुबान में हम चुइयाँ मोके या मस्से कहते हैं। ये डिज़ीज़ जो है ये आजकल बहुत आम है, बहुत ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं मेरे पास। ये इसकी बेसिक रीज़न जो है, मर्दों में ये डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा है। जो लोग बार्बर के पास शेव के लिए जाते हैं या बाल कटवाते हैं, ख़त करवाते हैं, वहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट होते जूस होते हैं उसकी वजह से ये चीज़ अपीयर होती है हमारी स्किन के ऊपर, और इसकी वजह यही होती है कि हमारी गर्दन पे और फेस पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा बनती है। कोशिश करनी चाहिए कि उस दौरान जो यूज़ होने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं वो आप अपने रख लें। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो जब भी आप बार्बर के पास जाएं तो अपने सामने उसे स्टेरिलाइज करवाएं डिटोल सॉल्यूशन से। ख़वातीन के अंदर भी ये बीमारी होती है और ख़वातीन के अंदर इस बीमारी की वजह
जो है वो गंदा पानी। अमूमन जब बारिश होती है तो बारिश के साथ जो पानी गलियों में खड़ा होता है, महल्ले में खड़ा होता है, ख़वातीन और बच्चे और जो भी लोग जो हैं वो उस पानी से गुज़रते हैं, उसके दौरान इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं बनने के, और इसलिए अवॉइड करना चाहिए। जो गली महल्ले का पानी होता है उसके अंदर चलने से, उसे अपने जिस्म के साथ लगने से अवॉइड करना चाहिए। अब आते हैं उसकी ट्रीटमेंट की तरफ। उसकी ट्रीटमेंट तो ये है कि अगर जिस्म के वो किसी ऐसे पार्ट पे है कि जो आम रूटीन में हमारा जिस्म जो है, वो पार्ट जो है वो नज़र आ रहा है, तो उसको इंस्टेंटली रिमूव करना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए आप डीवार्ट लोशन यूज़ करेंगे, दिन में 3 से 4 दफ़ा अफेक्टेड एरिया पे लगाएंगे, जिससे वो उस जगह को बंद करेगा और वो इंस्टेंटली रिमूव हो जाएगी। हल्का सा ज़ख़म बनेगा, लेकिन इसका ज़ख़म बहुत जल्दी से ठीक हो जाता है। और इसको परमानेंटली रिमूव करने के लिए, लेकिन वो जहाँ से आप उसको जलाएंगे, उसको बंद करेंगे, रिमूव करेंगे, वो कंप्लीट तौर पे ख़त्म नहीं होता। वो साथ ही एक जगह पे जो है सराउंडिंग एरिया में दोबारा से अपीयर होना शुरू हो जाता है। इसको कंप्लीट बॉडी से ख़त्म करने के लिए होम्योपैथिक की एक मेडिसिन है थूजा क्यू, THUJA। पोटेंसी है इसकी क्यू। 6 कतरे 3 टाइम आपने आधा कप पानी के अंदर लेने हैं 3 महीने के लिए। और जब आप इसके ड्रॉप पीने लगें तो उस वक्त आपने 2 ड्रॉप कॉटन के ऊपर लगा के, जिस जगह पे ये चीज़ बनी हुई है वहाँ पे भी आपने इसको अप्लाई करना है। ये 3 महीने का कोर्स है। इसमें पूरे जिस्म के मोके, मसे और चुइयाँ वो जो है गिर जाती हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। When our eyes touch, so familiar deep inside, like you were already mine. Surreal to me, how you make me feel wild and calm at the same time. Never felt so alive. Thought I was crazy until I reached out and saw your hand there waiting for mine, like the stars had all aligned.
अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी डॉक्टर शराफत हुसैन, consultant dermatologist and cosmetologist. Having 15-year experience in dermatology and cosmetology, आज हम बात करेंगे एक क्वेरी के ऊपर जो है नॉन सर्जिकल ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन। हमारे पास बहुत ऐसी ख़वातीन आती हैं कि जिनका ये असरार होता है कि उन्हें नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट करवाना है। हम नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट फिलर के ज़रिए करके जो हमारा रिक्वायर्ड साइज़ होता है वो हम अचीव कर लेते हैं। लेकिन एक चीज़ जो है वो पेशेंट को मैं बता भी देता हूँ और जो लोग सुन रहे हैं उनको भी बता दूँ कि नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट जो हम फिलर से अपने साइज़ को अचीव करते हैं उसकी लॉन्गेटिविटी जो होती है वो जस्ट 1.5 से 2 साल, इससे ज़्यादा नहीं होती। बाज़ पेशेंट में 2-3 माह ऊपर नीचे हो जाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जो एक है समझ लें कि ज़्यादा पेशेंट में देखा गया है वो 1.5 से 2 साल तक उसकी लॉन्गेटिविटी होती है। उसके बाद अगर आप चाहें तो इसका प्रोसीजर भी करवा सकते हैं, लेकिन मैं अपने पेशेंट को ये ज़्यादा रिकमेंड करता हूं कि आप सर्जिकल ट्रीटमेंट करवाएं, जिसमें हम जेल इम्प्लांट या फिर आपका फैट इंजेक्शन जो है हम प्रोसीड करते हैं। और वो प्रोसीजर अथेंटिक प्रोसीजर होता है, उसकी लॉन्गेटिविटी भी ज़्यादा होती है और उसमें आपको अपना साइज़ जो है वो भी अचीव हो जाता है। लोगों का सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ एक जहन इसलिए बना हुआ है कि वो डरे हुए हैं कि सर्जिकल ट्रीटमेंट में पता नहीं हमें क्या हो जाएगा, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट होगा, कोई बहुत बड़ा कट लगता है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, वो भी एक माइनर जो है वो सर्जरी होती है और उसमें जो है ये प्रोसीजर किया जाता है। नॉन सर्जिकल प्रोसीजर भी बाज़ पेशेंट सिर्फ इसलिए करवाते हैं कि हम या तो शादी कर रहे हैं तो उसके लिए जो टाइम पीरियड है हम अपना साइज़ जो है वो अचीव कर लेंगे और लाइफ पार्टनर ने अगर वो उसको बेहतर फील किया तो हम री प्रोसीजर कर लेंगे या फिर आप सर्जिकल प्रोसीजर करवा लेंगे। लेकिन मैं अपने पेशेंट को रिकमेंड करता हूं कि आप सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ आएँ। नॉन सर्जिकल में आपको जो है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो यही है कि उसमें लॉन्गेटिविटी नहीं है, तो इस प्रोसीजर में है जो अथेंटिक प्रोसीजर सर्जिकल। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो ख़वातीन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा आम है। हाइपर पिगमेंटेशन, मलास्मा, फ्रैकल, और इसके लिए ख़वातीन लाखों रुपए लगा देती हैं। वाइटनिंग क्रीम, फार्मूला क्रीम और मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो अपनी फेस के ऊपर अप्लाई करती हैं और उनका अफेक्ट होने के बजाय उसका साइड इफ़ेक्ट होता है कि उनकी स्किन के ऊपर अनवांटेड फेशियल हेयर यानी बाल उगना शुरू हो जाते हैं। अगर इसमें उनको कोई क्रीम खातरहा रिज़ल्ट देती भी है, इंस्टेंट वाइटनिंग देती भी है, तो उसके अंदर स्टीरॉयड होते हैं। वो चंद माह के अंदर जो है उनका स्किन जो है, उनका चेहरा जो है वो पहले से ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वो अपने लाखों रुपए बर्बाद कर देती है। बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है जिसको हम मेलानोसाइट कहते हैं, वो मेलानिन की प्रोडक्शन करता है और बॉडी का जो भी हिस्सा है और फेस जो है वो एक हिसास हिस्सा होता है जिस्म का, इसके ऊपर उसकी प्रोडक्शन जब ज़्यादा होती है तो वहाँ पे पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं। और इसका ट्रीटमेंट क्रीम से कभी भी नहीं होगा, इवन कि लेज़र से भी नहीं होता। इसका एक ट्रीटमेंट है जो मैं अपने क्लिनिक पे करता हूँ, स्पेनिश ट्रीटमेंट है, जिसमें हम फर्स्ट टाइम जो है वो स्किन को पील ऑफ करते हैं और फिर जब नई स्किन आती है तो हम उसको मीज़ोथेरेपी के ज़रिए एडजस्ट करते हैं। और मीज़ोथेरेपी हम करते हैं एक वाइटनिंग स्टिमुलेट इंजेक्शन के साथ।
और ये वाइटनिंग स्टिमुलेंट इंजेक्शन जिसके अंदर ग्लूटाथियोन होता है, रिच विटामिन सी होता है, विटामिन ई होता है और भी कम्बिनेशन होता है ये विटामिन का, जिसको हम फेस के ऊपर जिसकी 4 से 5 सेशन होते हैं और इसकी लॉन्गेटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। बेसिकली हम इंटरनल जो मेलानिन होता है हम उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, और मेलानिन जब डिस्ट्रॉय होता है तो स्किन जो है वो क्लियर होना शुरू हो जाती है। तो मेरी जो है वो जितने भी लोग जिन ख़वातीन चाहे मर्द भी हैं जिनके फेस के ऊपर ये प्रॉब्लम है वो वाइटनिंग क्रीमों से दूर हो जाएं और ऐसे फार्मूलाज और सीराइड जो लगा के अपनी स्किन को ख़राब कर रहे होते हैं। मैं बता रहा हूँ कि मैं 15 साल के एक्सपीरियंस में किसी भी क्रीम से आपका मेलाज़मा, आपका फ्रैकल, हाइपर पिगमेंटेशन ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ये प्रॉब्लम इंटरनल ही होता है। हम वैसे स्किन वैसे ठीक। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी डॉक्टर शराफत हुसैन, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है फंगल इन्फेक्शन, रिंग वर्म। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिंग वर्म बेसिकली होता क्या है, इसकी रीज़न क्या होती हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या है। रिंग वर्म हमारे जिस्म के ऊपर एक पैच बनता है, सेंटर फील्ड पैच होता है और वो रिंग की शक्ल में फैलता है। इस पे जो है पेशेंट को खारिश होती है और माइल्ड पेन भी होता है। ये जो बीमारी है
अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी डॉक्टर शराफत हुसैन, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट, हैविंग 15 year एक्सपीरियंस इन कॉस्मेटोलॉजी एंड डर्मेटोलॉजी। आज हम जिस क्वेरी के ऊपर बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हेयर फॉल के हवाले से हम बात करेंगे। बाल जो हैं वो इंसानी पर्सनैलिटी का एक बहुत अहम जुज़्व है और ये प्रॉब्लम ना सिर्फ ख़वातीन में बल्कि मर्दों में भी बहुत ज़्यादा आम हो चुका है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हेयर फॉल की रीज़न क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है और वो कौन सी गलतियां हैं जो हम करते हैं और जिससे हमें नुकसान उठाना पड़ता है। इश्तहारात में लिखा होता है कि गारंटी शुदा ऑयल जिससे 5 दिन 10 दिन के इस्तेमाल से बाल गिरना मुकम्मल बंद हो जाते हैं, ऐसे कुछ शैम्पू के हवाले से इश्तिहार भी दिए जाते हैं और लोग जो है वो बिना सोचे समझे वो ऑयल, वो शैम्पू या कोई भी टोटका होता है वो यूज़ करना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि बाल गिरने की बेसिक रीज़न क्या है। अगर वो रीज़न हमें पता चल जाती है तो हम उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं और हेयर फॉल जो है वो इंस्टेंटली स्टॉप हो जाता है। हेयर फॉल का बेसिक प्रॉब्लम जो है वो हार्मोनल्स प्रॉब्लम होता है। थायराइड की वजह से भी बालों का प्रॉब्लम बनता है। हमारा जो है साइक्लिंग डिसऑर्डर जो होता है फीमेल्स के अंदर थायराइड की वजह से, चाइल्ड बर्थ के बाद डाइट जो है उसका प्रॉब्लम भी हो सकता है। जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है उसकी वजह से, हमारे हेयर स्टाइल की वजह से भी या हेयर स्टाइल के लिए हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं उसकी वजह से भी हमारा हेयर फॉल हो सकता है। जो हम हेयर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जो हम डेली रूटीन में शैम्पू यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। अगर हार्ट आयरनिंग हम ज़्यादा करते हैं स्ट्रेट करने के लिए उससे भी हो सकता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो पेशेंट कुछ मेडिकेशन ले रहे होते हैं, कुछ मेडिकेशन की वजह से भी उनका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। जैसे बीपी की कुछ मेडिसिन ऐसी हैं या हार्ट की कुछ ऐसी मेडिसिन है जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है पेशेंट। स्ट्रेस एक बहुत अहम जुज़्व है हेयर फॉल का, चाहे वो स्ट्रेस इमोशनल हो या फिज़िकली हो। स्ट्रेस की वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है, एजिंग के हवाले से भी होता है। इसमें जब पेशेंट हमारे पास आता है तो अगर वो उसको कोई डिज़ीज़ है तो हम डिज़ीज़ की जांच करते हैं। ब्लड का प्रॉब्लम है, वीकनेस है तो हम ब्लड टेस्ट करते हैं। अगर उसको किसी मेडिसिन से हो रहा है तो हम उस मेडिसिन को स्टॉप भी करते हैं। और अगर जो है उसको प्रॉब्लम जो है वो वो ऐसी प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है जिसके अंदर हार्श केमिकल हैं जो उसके हेयर फॉल का रीज़न बन रहे हैं, तो हम वो भी मिनिमाइज़ करवाते हैं। और प्रॉपर डाइट के हवाले से जो है वो पेशेंट को गाइड करते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा हम लोग ओरल मेडिसिन भी, जैसे अगर आपका प्रॉब्लम हेयर का है जो है वो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से है जिसमें आपका पैच की शक्ल में बाल उठना शुरू हो जाते हैं, जिस डिज़ीज़ को एलोपेशिया कहते हैं, तो उसमें हम लगाने के लिए मेडिसिन भी देते हैं और बाज़ दफ़ा हम ओरल मेडिसिन भी जो है वो एडवाइस करते हैं। इसके लिए जो PRP है, प्लाज्मा प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा जो ट्रीटमेंट है वो भी बहुत अच्छा होता है। मैं अपने क्लिनिक पे जो है रीस्टोर ट्रीटमेंट करता हूँ। वो वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट इन पाकिस्तान नाउ जो स्पेनिश ट्रीटमेंट है वो करते हैं हम। उसमें प्लाज्मा प्लस स्टेमुलेंट इंजेक्शन होते हैं जो हम मिक्स करके लगाते हैं, तो उसके साथ हेयर फॉल जो है वो कम हो जाता है। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैंने की है वो है डायग्नोज करना कि आपका हेयर फॉल क्यों हो रहा है। हेयर फॉल जब डायग्नोज हो जाता है कि आपका कोई मेडिसिन यूज़ करने की वजह से है, आप जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से है, या फिर आपको कोई और हार्मोनल्स प्रॉब्लम है उसकी वजह से हो रहा है,
जैसे बास लोगों में जो है वो रेडिएशन जैसे केमोथेरेपी ले रहे होते हैं उसमें भी हेयर फॉल हो जाता है। तो बेसिक रीज़न का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। इश्तिहार के ऊपर जाके या मुख्तलिफ जो आपको प्रोडक्ट दी जाती हैं इनको डॉक्टर के बगैर आप कभी भी यूज़ मत करें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।